सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश। आज देश में जो समस्याएं फैली हुई हैं उसमें एक बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और वो समस्या है ड्रग्स। आज इस समस्या पर हमारे साथ हैं अनुज अग्रवाल जी। आप मौलिक भारत के महासचिव हैं और मौलिक भारत जो संस्था है पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही है, उसके महासचिव हैं। आज हम आपसे जो बात जानने आए हैं और वो आपके विचार जो है देश के सामने लेकर रखेंगे वो ये हैं। सबसे पहले अनुज जी, आपका स्वागत है HMTV लाइव पर। धन्यवाद राजकुमार जी। HMTV के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अनुज जी, आज हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है ड्रग्स बड़ी तेजी से हर बच्चे के गिरफ्त, जो ड्रग्स है वो हर बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री भी इससे दूर नहीं है और नेता भी इससे दूर नहीं है और बड़े बड़े उद्योगपति भी इससे दूर नहीं है। ये ड्रग्स सभी को इसने अपने चंगुल में फंसा रखा है। ऐसा क्या ये अचानक हुआ है जो ये ड्रग्स ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है? इससे पहले जब हमारे देश में दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार बनी थी तो उसने बहुत बड़ा सुबूबा छोड़ा था पंजाब के बारे में, उड़ता हुआ पंजाब। तो अब वो पंजाब छुप गया कहीं। पूरे देश में ही इस समय ड्रग्स की जो लत लगी हुई लोगों को, और जिस लत की वजह से बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से लोगों को जबरदस्ती मारा भी जा रहा है। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए राजकुमार जी, पंजाब आज भी उड़ रहा है। पंजाब में आज भी ड्रग्स का उतना ही बड़ा रैकेट काम कर रहा है। बंबई फिल्म इंडस्ट्री के नाम आपके सामने आ गए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से जिस तरह से आरोप और जिस तरह से खबरें और जिस तरह से फोटोग्राफ्स और वीडियो सामने आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री का मैक्सिमम हिस्सा जो है इस ड्रग्स की गिरफ्त में है। और इनफैक्ट पूरी देश में भी और दुनिया में भी ड्रग्स को पब्लिक तक, जन जन तक पहुंचाने में एक सबसे बड़ा माध्यम आज की डेट में भारत की फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है। और ये पूरा गेम खेला गया है। और आप दिल्ली NCR में भी देख लीजिए, किसी भी 10 लाख से ऊपर की आबादी के महानगर में देख लीजिए, ड्रग्स हर जगह उपलब्ध है। हर इस तरह की ड्रग्स 200 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की ड्रग्स हमारी युवा पीढ़ी ले रही है, हमारे कारपोरेट सेक्टर के लोग ले रहे हैं, हमारे IIT IIM में बैठे हुए बच्चे ले रहे हैं, हमारे जो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके बाहर इतनी आसानी से उपलब्ध है। हर अच्छे सेक्टर, हर पाश कॉलोनी में, हर अच्छे मार्केट में, हर जगह ड्रग्स की उपलब्धता है। और ये सब पिछले 30 सालों में, जब से हमारी अर्थव्यवस्था खुली है 1991 में, उससे लेकर अब तक के बीच में एक बड़ी साजिशाना तरीके से अवैध होते हुए भी हमारे कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम के समर्थन से भी, राजनीतिक समर्थन से भी और बहुत सारे अंदर खाने के खेल से भी ये अब एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में, जैसी कोरोना की महामारी उस तरह आप मान के चलिए ड्रग्स की महामारी उसी रूप में हमारे देश में, हमारे समाज में घर कर चुकी है। तो ये जो ड्रग्स है कौन से रास्ते से आ रहा है? 3 ही रास्ते हमारे पास में, वायु, जल और थल। जी। अब इसके अलावा भी कोई रास्ता है क्या जिसके थ्रू ये यहाँ से कि ड्रग्स की सप्लाई इस भारत पर जो लाई जा रही है बड़ी मात्रा में, ये कैसे संभव है? कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है, तो क्यों है इन्वॉल्व? इसमें सरकार इस बात का क्यों नहीं ध्यान रख रही है? राजकुमार जी, दुनिया में 3 सबसे बड़े बिजनेस हैं। उनमें से सबसे नंबर 1 पे पोर्न है, दूसरा ड्रग्स है और तीसरा हथियार है। और तीनों इन बड़े मार्केट पर अगर कब्जा है तो जो यूरोप अमेरिका की कंपनियां हैं उन लोगों का कब्जा है। और वो पूरी दुनिया में जहां जहां ड्रग्स पैदा होती है वहां से उस ड्रग्स की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग कराती है। और जिस देशों में उनको उसको फैलाना होता है वहां एक पूरा पैरेलल एक अंडरवर्ल्ड की मदद से एक गेम खड़ा करती है, पूरा नेटवर्क खड़ा करती है और उसके बाद वो पूरी युवा पीढ़ी को उसकी गिरफ्त में लाती है। चूंकि अमेरिका में कुछ ड्रग्स वैध है, पोर्नोग्राफी वैध है, समलैंगिकता वैध है और हथियारों की मार्केटिंग, तो वो उन देशों में जहां पर ये वैध नहीं है वहां पर अंडरवर्ल्ड की मदद से सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाती है। और उससे भी ज्यादा कल्चरल इंटरवेंशन का जो है वो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी चैनल्स और जो न्यूज चैनल है उनके थ्रू उसके बारे में एक बहस कराती है या उनको ग्लोरीफाई करती है। तो उससे आकर्षण बढ़ता है युवा पीढ़ी में। जब फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कलाकार उनको पीते हुए दिखाएंगे, नशे में मस्त होकर दिखाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो एक युवा पीढ़ी में जिज्ञासा जगती कि है क्या चीज, हम भी इस चीज का मजा लें। जब इतने बड़े बड़े हमारे हीरो हीरोइन उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, तो जबकि उनको नहीं पता था कि वो उस एक चक्कर में फंसते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो ड्रग्स उनके सारे धन को, संसाधन को, सुख को, चैन को, सबको हर लेगी और उसके बाद उनको बीमार और बीमार बनाती जाएगी और वो कहीं के नहीं बचेंगे। नहीं मुझे, मेरा सवाल ये है, ये जो ड्रग्स आ रही है किस रास्ते से आ रही है? उस रास्ते पर क्या सरकारी कंट्रोल नहीं है क्या? देखिए, ड्रग्स के 2 तरीके हैं। देश में भी एक सीमित मात्रा में उत्पादन होता है, अफीम का भी उत्पादन होता है। कुछ ड्रग्स जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया है जहां पर ड्रग्स का उत्पादन होता है, लेकिन उन सब का उपयोग जो होता है दवाई के लिए होता है। गांजा हमारे हिंदुस्तान में होता है, लेकिन गांजा के उपयोग सीमित सरकार लाइसेंस देकर करती है। लेकिन जो मैसिवली हमारे पास ड्रग आती है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उस पर ड्रग्स का दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और पाकिस्तान भारत से सन 71 की हार का बदला लेने के लिए, भारत में युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स की सप्लाई कराता है।
और इसमें दाऊद इब्राहिम का गैंग जो यूएई में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लिया हुआ है। और वो कब्जे में लेने का तरीका यह है कि जो भारत से उसकी ड्रग्स की कमाई होती है या नकली करेंसी के थ्रू जो कमाई होती है वो फिल्म इंडस्ट्री में लगाता है, फिल्मों में प्रोडक्शन में लगाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग अपनी फिल्मों में पैसा लगवाने के लिए इस गैंग के संपर्क में आते हैं और फिर इस गैंग की शर्तों पर मजबूर होकर अपनी फिल्मों का कथानक और प्रेजेंटेशन चेंज करते हैं। तो वो पैसे के लालच में, थोड़े से पैसों और प्रसिद्धि के लालच में ये सारा गैंग काम करता है। और कहीं ना कहीं जब 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था खुली, यूपीए सरकार थी उस समय, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी की, उन्होंने कहीं ना कहीं इस सारी कल्चर को प्रमोट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और मैं 2004 से 2014 के बीच का आपको उदाहरण दे सकता हूं, जब लीला सैमसन सेंसर बोर्ड की चेयरमैन थी, उस समय ऐसी बहुत सारी फिल्में जिनमें गंदगी थी, जिन फिल्मों में बहुत ज्यादा ड्रग कल्चर थी, जिनमें नशाखोरी को बढ़ावा था, जिनमें अश्लीलता थी, जिनमें भारत विरोधी था, हमारी सनातन संस्कृति के विरोध में बहुत सारी बातें थी, ऐसी फिल्मों को या तो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करना था या कम से कम ए सर्टिफिकेट देकर पास करना था, उन्हें यू सर्टिफिकेट देकर पास किया गया। और आम पीढ़ी में, आम जनता में ऐसे घटिया और थर्ड क्लास सारी पिक्चरों को तरीके से प्रचारित किया गया, जिससे पूरी पीढ़ी का दिमाग ही बदल गया। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की साजिश भी थी, कहीं ना कहीं अमेरिका की, यूरोप की भी और पाकिस्तान की भी साजिश थी कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, क्योंकि भारत एक ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था था कि जहाँ के युवक अगर शिक्षित होकर और प्रशिक्षित होकर और अपनी खोज, अपने इनोवेशन, अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे तो दुनिया में भारत से ज्यादा शक्तिशाली देश कोई नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं भारत को कंट्रोल करने के लिए भारत की युवा पीढ़ी को बर्बादी के रास्ते पर धकेला गया। कि जो नारकोटिक्स विभाग है, जो इसी पर सही कंट्रोल लगाता है, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व है? लगता है, मेरी सोच ये कहती है कि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी, यानी एक ड्रग्स का एक तोला, एक मासा, एक रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, ये जब सरकारों की स्वीकृति होती है, कहीं ना कहीं यूपीए गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस में थी अमेरिका की सरकार के, और पाकिस्तान के साथ भी उसके कहीं ना कहीं रिलेशन थे। और भारत में इस्लामीकरण के साथ साथ देखिए फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू दो चीजें बढ़ाई गई, पश्चिमीकरण और इस्लामीकरण। तो फिल्म इंडस्ट्री के सारे कथानक ऐसे लिखे जाते थे कि हमारी सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के खिलाफ कहीं ना कहीं उसमें उसको डिग्लोरीफाई किया जाए और सनातन वेस्टर्नाइजेशन को और इस्लामीकरण को ग्लोरीफाई किया जाए। तो इस काम के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था, अकेले नारकोटिक्स विभाग नहीं लगा हुआ था। देखिए, अगर ड्रग्स आ रही थी बॉर्डर से, अगर क्रॉस होकर आ रही है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी थे वहां पर, हमारी मिलिट्री भी थी, वो नहीं रोक पा रही थी। हमारे एरोप्लेन के थ्रू अगर आ रही थी तो हमारे एरोप्लेन पे नीचे से ऊपर तक जो कस्टम विभाग के लोग थे वो क्या कर रहे थे? जब ये छोटी सी अगर आप चीज गलत ले जाते हैं आपको तुरंत पकड़ लिया जाता है। आप पानी के जहाज के थ्रू आ रही थी तो नेवी या कोस्टल गार्ड के लोग क्या कर रहे थे? सड़कों के माध्यम से आ रही थी तो हमारे पुलिस क्या कर रही थी? तो ये कहीं ना कहीं इस तंत्र को सरकार की मौन स्वीकृति थी। वो चाहती थी कि भारत में ड्रग्स कल्चर आए और धीरे धीरे अमेरिका का मार्केट यहाँ पर हावी हो जाए और वो उसमें एक मोटा कमीशन लेते रहे, मुझे लगता है। और जैसे जैसे स्वीकृति बढ़ेगी, इसको लीगलाइज करने का एक पूरा प्लान था। जैसे समलैंगिकता को लीगलाइज करने की पूरी हिंदुस्तान में मुहिम चली, पोर्नोग्राफी को लीगलाइज करने की पूरी मुहिम चल रही है, तो ऐसे ही ड्रग कल्चर को भी लीगलाइज करने का एक पूरा प्रोसेस चल रहा था। और ये एक तरीका है वेस्टर्न कंट्रीज का कि वो पहले उसकी स्वीकृति बुलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके बाद जितने हमारे संसद के सांसद हैं उन पर दबाव डालकर उनकी प्राइवेट बिल लाएंगे, उसके बाद उन पर सेमिनार वगैरह कराएंगे और फिर धीरे धीरे उसको कानून बनाने के लिए सरकार को विवश कर देंगे। आपका और मेरा ये ऐसा ख्याल है कि ऐसा लगता है कि 2014 से पहले की जो सरकार थी, आपने जैसे कहा कि मौन रूप से नहीं, वो तो खुले इस तरह से चला था। आपने इसको मौन कहा है, ये आपके विचार हैं। मेरा मानना यह है कि खुला था एक वातावरण जाए कि कोई भी कहीं से कभी भी किसी तरह से आए और अपने ड्रग्स के साथ में यात्रा करे और ड्रग्स की खुलेआम, जैसे कि फोर्स होते हैं, फोर्स नहीं रोक पा रहे थे। हम लोगों ने मौलिक भारत में 2014-15 में काफी इस पर मुहिम चलाई थी और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमने खुला संवाद रखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और पूरे देश से बड़े बड़े लोग इसमें आए थे। एक IIT IIM एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वरुण आर्य जी, उन्होंने वहां खुल के कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि मैंने इस पर सारा काम किया तो मुझे पता चला नारकोटिक्स विभाग ही सारा ड्रग्स रैकेट चलाता है। और इस समय जब उन्होंने उसका विरोध किया तो मुख्यमंत्री तक और मंत्री और सरकार के नौकरशाह उनके खिलाफ हो गए। ये स्थितियां थी राजस्थान में, उन्होंने राजस्थान किस्सा बताया था, ये स्थितियां पूरे देश में थी। तो ऐसा सरकार क्यों कर रही थी? हाँ, ये ऐसा सरकार क्यों कर रही थी? सरकार का समर्थन उसके अंदर चुपचाप था। और जब यूपीए गवर्नमेंट खत्म हुई और मोदी सरकार जब आई तो मोदी सरकार के आने के फेज में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। तो भारत में जो एक्चुअली पाकिस्तान था, पाकिस्तान में अमेरिका का मिलिट्री बेस था। तो मिलिट्री बेस जब पाकिस्तान अमेरिका के अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छे हुए अभी इधर पिछले कुछ सालों में, और अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज हटाने का निर्णय लिया है और पिछले कुछ महीने पहले ही अफगानिस्तान के तालिबान और अमेरिकी सरकार में समझौता हो गया। तो अब अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री बेस लगभग खत्म सा है, तो उसको अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भारत सरकार के लिए एक मौका था कि अमेरिका को के प्रेशर से निकलकर अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का। तो मोदी सरकार ने जैसे ही अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, एक देश में सफाई अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने धारा 370 को हटाया, तुरंत समान नागरिक संहिता के लिए 3 तलाक वाली पहल करी
उन्होंने राम मंदिर पर एक बड़ी पहल की सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, एक भारत में राम राज्य की स्थापना की। और सबसे बड़ी जो समाज में गंदगी फैला रही है यूनिवर्सिटी, हर युवा पीढ़ी के मस्तिष्क को खोखला कर रही है, उसके शरीर को खोखला कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है, हमें वेस्टर्नाइज कर रही है, हमें विदेशी सामानों की तरफ प्रेरित करती है। और जो हम कमाते हैं वो ड्रग्स में, घटिया सामानों में और चीजों में खर्च कर देते हैं और अपने शरीर को खत्म कर लेते हैं। तो वो अब योग की तरफ, अध्यात्म की तरफ अगर जाएगी तो उससे पहले इस सारा जो कचरा है इसका साफ होना बड़ा जरूरी था। इसलिए अब जब से मोदी सरकार आई है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, ये इन लोगों ने अभी बड़ा मैसिव एक्शन लिया। और सुशांत राजपूत के केस के बहाने एक जो चैन खुलनी शुरू हुई, तो उन्होंने इस बहाने इस पूरे जो मकड़ जाल है इसकी सफाई का बड़ा अभियान लिया। तो नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है भारत सरकार का, उसमें भी सीबीआई के बड़े तेज तर्रार अफसर थे, राकेश अस्थाना उसके इंचार्ज बने, और उन्होंने बड़े तेज एक्शन लेकर इन सारी जो बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़ने का खेल शुरू किया। देखिए, मिलनी चाहिए। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि अगर चीज की उपलब्धता ही खत्म हो जाएगी तो आप कहां से उसको लोगे। तो कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा, बच्चे घर में आके बैठ गए, तो कॉलेजों में उपलब्धता नहीं रही उनकी, ड्रग्स मिलनी बंद हो गई। तो पूरा जो ड्रग पैडलर्स का रैकेट था वो पूरा टूट गया। दूसरा, बड़े लेवल पर छापे पड़े गए। और बहुत, आपने अगर पिछले 6 महीने के समाचार सुने होंगे तो बहुत, बल्कि 1 साल में आप देखिए ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए, लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो जो इनका नेटवर्क है वो पूरा तोड़ा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़े सप्लायर हैं, जो असली कंट्रोलर्स है, शिवसेना का नाम भी इसमें आता है, अकाली दल का नाम भी आता है, कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी आता है, हो सकता है कुछ भाजपा के नेता भी, मैं ये नहीं कहता किसी के साथ, लेकिन जहां पर भी गंदगी है, जो कंट्रोल कर रहे हैं इस सारे खेल को, उन सारे नेताओं पर, उन सारे ब्यूरोक्रेट्स पर, और जो जिन विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आके वो कर रहे हैं, उन सारी शक्तियों पर विराम लगाना जरूरी है। तो एक बड़ी विल पावर चाहिए मोदी सरकार को। और एक अच्छी बात है कि अब चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के खेमे से निकल के चाइना के खेमे में चला गया है और चाइना अमेरिका का भी दुश्मन है, तो भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा समय है कि इस पूरे मामले की सफाई करें और भारत की संस्कृति को, हमारी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को और हमारे जो एक समृद्ध हमारा सभ्यता इतिहास है उसको नए सिरे से फिल्म उद्योग के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से फिर स्थापित करें, जिससे नई युवा पीढ़ी जो हमारी है उसमें रचनात्मक सोच आए और वो देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब एक आवाज और भी उठी है गजवाए हिंद की, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ा माध्यम थी। जो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इस्लामीकरण करने की कोशिश करी देश की, और उसमें फिल्म इंडस्ट्री का यूज किया, और उसमें जो पैसा जो आता था गजवा हिंद वाले जो था इस्लामीकरण के लिए, आतंकी गुटों को पैसा देना, देश में उपद्रव पैदा करना, ऐसा रेडिकल साहित्य विकसित करना जिससे दिमाग में भ्रमित हो जाए, तो मुस्लिम युवकों को भड़काने का पूरा गेम, एक सल्फी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट चलाया गया था। उसमें कहीं ना कहीं उसकी बड़ी मोटी फंडिंग सऊदी अरब से आई थी। अब चूंकि इक्वेशन चेंज हुई तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब ने भी अपना इस्लाम को मॉडरेट किया है। उसने इजराइल के साथ भी दोस्ती करी है, यूएई के साथ अभी इजराइल का समझौता भी हुआ है। तो जो सऊदी अरब में और अरब कंट्रीज के साथ अभी ये स्थिति हो रही है कि इनके तेल का खेल भी सारा बिगड़ गया है, जो उसकी कमाई थी पेट्रोल डॉलर की, उस पर बहुत फर्क पड़ा। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में अरब कंट्रीज द्वारा जो कट्टरवादी इस्लाम है उसके लिए जो फंडिंग होती थी, या इस्लामिक जिहाद के लिए जो फंडिंग होती थी, आतंकवादी गुटों को जो फंडिंग होती थी, वो बहुत तेजी से उस पर लगाम लगेगी। अब उसका अकेला स्रोत जो है चीन बचा है। तो ऐसे में भारत में भी और दुनिया में भी जो कट्टर इस्लामिक जिहाद का जो सारा खेल था वो बहुत काफी हद तक निमटेगा, और उससे भारत को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा मेरा भी मानना है, राहत मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अब ये जो देश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, और वो नहीं चाहते कि हमारा जो देश है वो किसी भी तरह से एक ड्रग्स के माफियाओं के हाथ में चले, और हमारे जो युवा हैं वो इस ड्रग्स से दूर रहें, ऐसा मेरा भी मानना है। और ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं पूरे देश के लिए कि इस तरह का जो अभियान जो मोदी जी ने चला रखा है इस समय कि ड्रग्स के खिलाफ जोर शोर से, ये बहुत जरूरी था। ये चाहती हमारी पुरानी सरकारें, पिछली सरकार जो 40 साल पहले की सरकार थी वो भी चाहती तो ये काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल है, और इसी वजह से उनको आज गर्त में जाना पड़ रहा है। वो सरकार दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती है। अनुज जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। एक आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि अब हमें ये बताइए, जैसे कि सुशांत राजपूत का जो मामला चल रहा है वो भी ड्रग्स से जोड़कर देखा जा रहा है जी, और कुछ लोग ये कहते हैं उसकी जबरदस्ती करके उसकी हत्या भी की गई थी। आपका इसमें क्या, आपका क्या मंथन, क्या आपका विचार क्या है? देखिए, मैं अभी सीबीआई जांच करी तो मैं इसमें कुछ ऑथेंटिक वो तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से सबूत और वीडियोस आ रहे हैं सामने, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। सुशांत राजपूत की हत्या जो है कोई साधारण हत्या नहीं है, उसके पीछे कुछ षड्यंत्र हैं। उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला मामला भी है, और चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी कुछ मैटर समझ में आ रहा है। उसमें कई सारे स्टार भी इन्वॉल्व है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है, और वो सारा कहीं ना कहीं जो राज जिसकी वजह से उनकी हत्या करनी पड़ी, वो उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जो मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में सीबीआई उजागर कर देगी। तो हमें बेटर है कि हमें सीबीआई के उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन इतना निश्चित है कि इसमें बहुत बड़ी मछलियां जो है वो गिरफ्त में आने वाली है, और ये देश की जनता के लिए
कम से कम सुशांत राजपूत के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, उम्मीद की किरण है और उनको न्याय जरूर मिलेगा जिस तरीके से मोदी सरकार, सीबीआई और गृह मंत्रालय अपना काम को अंजाम दे रहा है। और मैं आज ये भी जरूर आह्वान करूंगा, आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो वो अपने जन्मदिन पर युवाओं को सशक्त भारत बनाने के लिए जिस तरीके के स्टेप उठा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो अगले कुछ महीनों या उनके अगले जन्म तक भारत एक नए स्वरूप में दुनिया के सामने खड़ा हो।